गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम साइंस का आज आरआरसी ग्रुप डी 30/8/2022 थर्ड शिफ्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है कंप्लीट करेंगे। सेट नंबर 27, जिसके पहले सेट नंबर 26 तक कंप्लीट कर दिए थे। इसी ढंग से हम रुक्मिणी प्रकाशन का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है टोटल का क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इससे आपका साइंस का कोई भी एग्ज़ाम हो आप आसानी से निकाल सकते हैं। साइंस के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। परावैंगनिक किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से हो सकता है, क्या हो सकता है, त्वचा कैंसर। तो एक का एक तथा नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए कथन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि पीएच में पी जर्मन भाषा में पोर्टिज को निरूपित करता है, जिसका अर्थ होता है शक्ति, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा में पीएच पैमाना स्केल पर हम समानता 0 से 16 तक पीएच का माप कर सकते हैं, जो कि गलत है। हम लोग कहाँ से कर सकते हैं, तो 0 से लेकर 14 तक ले कर सकते हैं, जिसमें 7 जो होता है उदासीन को दर्शाता है। 7 से कम रहेगा पीएच स्केल तो क्या होगा, अम्लीय होगा, और 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, क्षारीय होगा। तो क्या हो जाएगा, 2 का सी हो जाएगा। कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत जनरेटर से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो देखिए प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कुंडली की संगत भुजाओं में धारा की दिशा उलट जाती है। धारा की दिशा क्या होती है, उलट जाती है। कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करके ज्ञात किया जाता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, तो दोनों सही है। दोनों क्या है, सही है। जनरेटर की बात कर रहा है, अगर मोटर की बात करता तो यहाँ राइट हैंड नहीं लगता बल्कि लेफ्ट हैंड लगता है, लेकिन जनरेटर है तो जनरेटर में क्या लगाएंगे, हम राइट हैंड का नियम प्रयोग करते हैं। तो दोनों कथन सही है। पहला करा प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कुंडली की संगत भुजाओं में धारा की दिशा उलट जाती है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा में कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करके ज्ञात किया जाता है। तो जनरेटर के लिए बिल्कुल सही है। मोटर के लिए क्या होता, बाएं हाथ का नियम होता। तो ए और बी दोनों सही है, 3 का डी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कहता है 30 वाट का एक उपकरण 12 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित है। उपकरण में प्रवाहित धारा होगा। देखिए ये फॉर्मूला जो है क्या होगा, P बराबर वी आई, जिसमें पावर दिया हुआ है 30 वाट और V का मान देखिए 12 वोल्ट है, तो I निकालना है। तो 12 दूनी 24, अब बच जाएगा कितना, 6, 12 25 60, यानी 2.5 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.5 एम्पियर आ जाएगा। P बराबर वी आई लगाइएगा तो आ जाएगा, 4 के सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ऑक्सी श्वसन के लिए डैश की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। ऑक्सी श्वसन के लिए किसका आवश्यकता होता है, ऑक्सीजन का। अनऑक्सी श्वसन के लिए ऑक्सीजन का आवश्यकता नहीं होता है। तो 5 का क्या होगा, बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं, कहता है नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला देखिए, कहता है सभी तत्वों के समस्थानिक ने मेंडलीव के आवर्त नियम के लिए चुनौती उत्पन्न की। इसका मेन रीजन था समस्थानिक ही, समस्थानिक सही से एडजस्ट नहीं हो रहे थे। तो पहला क्या था, सही है कथन। दूसरा, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया जा सका, ये भी सही है। मेंडलीव का आवर्त सारणी यही सब वजह था जिसके कारण क्या हुआ, फेल हुआ। तो 1 और 2 दोनों कथन क्या है, सही है। तो क्या हो जाएगा, 6 का सी हो जाएगा। 7 नंबर, न्यूलैंड्स ने अपने अष्टक की तुलना डैश से की थी, किससे की थी, तो संगीत के स्वरों से सा रे गा मा पा धा नी, हाँ इसी से किए थे। तो किससे किए थे, संगीत के स्वर से। तो 7 के सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितना ऊर्जा मुक्त होती है, तो कितना होता है, 30.5 किलो जूल प्रति मोल होता है, यानी 8 का सी हो जाएगा। 9 में है मूत्र में पानी की मात्रा डैश होती है, कितना होता है, 95%। मूत्र में कितना पानी होता है, तो 95% होता है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डैश होगी, कितना होगा, तो देखिए निकाल देंगे, क्षमता निकालना है तो क्या हो जाएगा, P बराबर 1/f। तो कितना हो जाएगा, देखिए 40 सेंटीमीटर है तो 100 से अगर 40/100 करेंगे तो 100 ऊपर चल जाएगा, 40 नीचे आ जाएगा। तो इसको अगर 1 से 1 काट देंगे, 1 दूना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 दूनी
10 होगा, 5 के आधा कितना हो रहा है, अढ़ाई हो जाएगा, यानी 2.5 आ जाएगा। कितना आएगा, 2.5। तो 2.5 क्या होगा, डायोप्टर हो जाएगा। उत्तर लेंस है तो इसलिए साइन इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो 10 का क्या होगा, डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कार्बन परमाणु के कोर कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, तो अंतिम कोश में कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। कोर कोश में कितना होगा, 4 होगा। 12 नंबर कहता है एक विज्ञान की पुस्तक में समान औसत त्रिज्या और समान लंबाई की दो परिनालिकाओं में P और Q को दर्शाया गया है। Q के अंदर खींची गई क्षेत्र रेखाओं की संख्या P के अंदर खींची गई क्षेत्र रेखाओं की संख्या की दुगनी है। यदि दोनों परिनालिकाओं में फेरों की संख्या समान है तो परिनालिका P में धारा परिनालिका Q में धारा की कितना गुना होगा, तो 1/2 हो जाएगा। कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। तब 12 का ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन करता है निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद की पहचान करें। तो चूना पत्थर जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, जब रिएक्शन करेगा तो पी हमको बताना है, P प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। 13 का सी होगा। 14 नंबर में थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है, तो आयोडीन की होती है। आयोडीन की कमी से ही क्या होता है, घेंघा रोग होता है। 14 का डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को एक -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस के मुख अक्ष से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। क्या होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग नहीं किया जाता है, खिलौने बनाने में इसमें प्रयोग किया जाता है। खाना पकाने के लिए इसमें नहीं किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। टूटी हड्डियों की सहारा देने के लिए इसमें किया जाता है, डॉक्टर लोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही प्रयोग करता है हड्डी को जो सहारा देने के लिए, यानी बैंडेज करने के लिए। भवन निर्माण सामग्री के रूप में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। तो 16 का बी हो जाएगा, जो कि खाना बनाने के लिए, खाना पकाने के लिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं, बाकी चीज़ में होता है। तो 16 का बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है समान मोटाई एवं क्रमशः लंबाई कैपिटल एल और 4L लंबाई वाले दो तार ए और बी पर विचार कीजिए। यदि ए और बी के प्रतिरोध क्रमशः 0.5 ओम और 2 ओम है तो कैपिटल ए की प्रतिरोधकता और कैपिटल बी की प्रतिरोधकता का अनुपात क्या होगा, 1 होगा, यानी 17 का बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑक्सीजन के वाह्यतम डैश कोश में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन के वाह्यतम कोश में एल कोश में कितना होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल कोश में कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। एल कोश में कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। 19 के समान लंबाई और समान मोटाई वाले 3 तारों ए, बी और सी के प्रतिरोध क्रमशः 1 ओम, 0.5 ओम और 0.25 ओम है, तो उनकी प्रतिरोधकता क्या होगी। तो क्या हो जाएगा प्रतिरोधकता, तो ये देखिए 1 हो जाएगा, 5 आधा है, ये 4 है, तो इस क्या होगा, उलट जाएगा। ये 0.5 सबको अगर तोड़ देंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा, और फिर 50 दूनी 100 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका 1 होगा, तो 1, 2 और 4 हो जाएगा। 1, 2 और 4 के अनुपात में होगा ये, तो 19 का क्या होगा, डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए वक्रता केंद्र यानी आर निकालना है। तो आर बराबर क्या होगा, 2F होगा। आर बराबर 2F, तो देखिए 2 हो गया, F के मान कितना है, 15 है, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और ये क्या है, उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होगा, तो प्लस में क्या होगा, 30 सेंटीमीटर, यानी 20 का ए हो जाएगा। 20 का कितना होगा, ए होगा, 20 का ए। अब क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन से विस्थापन अभिक्रिया है। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया कौन सा है, ये देखिए ZnCO3 जब रिएक्शन करेगा तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जो कि विस्थापन अभिक्रिया नहीं है। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, नहीं है। FeS प्लस CuSO4 Aq यानी जलीय विलयन है, जब करेगा तो FeSO4 Aq प्लस Cu कॉपर क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, ठीक नहीं, तो ये भी विस्थापन अभिक्रिया नहीं है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एक उत्पाद बना रहा है H2O, ये भी विस्थापन नहीं है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड्स
जो कि सॉलिड है और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है। तो इसमें देखिए विस्थापन अभिक्रिया मात्र 2 नंबर है, यानी आयरन जो कि सॉलिड है, कॉपर सल्फेट जो कि क्या है, जलीय विलयन है। जब रिएक्शन करेगा तो देखिए फेरस सल्फेट बना रहा है, विस्थापित हो रहा है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट देखिए कॉपर को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, तो कॉपर क्या हुआ, विस्थापित हो गया। तो इसमें देखिए 21 का बी हो जाएगा, 21 का बी हो जाएगा। ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया, बाकी विस्थापन अभिक्रिया नहीं है। 21 का क्या होगा, सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने इसकी फोकस दूरी की दोगुनी दूरी यानी 2f पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगा, 2f पर होगा। अगर फोकस दूरी को 2f पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगा, 2f पर बनेगा। 23 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर जिसको कहते हैं। तो यूनिवर्सल डोनर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अगर सर्वग्राही पूछेगा, यूनिवर्सल रिसीवर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछा है क्या थी, सर्वदाता, तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यानी 23 का सी हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। इसके बाद हम आगे सेट कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे कल।